नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस के हमारे सेशन में। हम 4 अगस्त का सेशन आपके लिए लेकर हाजिर हैं, जिसमें हमारा सेशन नंबर हो जाएगा 41। आज हम जो 4 एडिटोरियल्स का विश्लेषण करेंगे वो आपके सामने हैं। सबसे पहले बात होगी कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई। उसके बाद भारत भर में गरीबी तेजी से बढ़ रही है, जो एक खतरनाक सिग्नल है देश के लिए। तीसरा, अमेरिका द्वारा अपनी वैश्विक लीडरशिप को फिर से रिक्लेम करने का प्रयास। और चौथा होगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस इन इंडिया। सभी सिंसियर एस्पायरेंट्स के लिए ये टॉपिक्स बड़े महत्वपूर्ण हैं। और ये रहा 4 अगस्त का हिंदू का अखबार, और ये 4 लेख में लूंगा। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, हम वही आर्टिकल्स लेते हैं जो आपके लिए एग्जाम में बहुत बहुत यूजफुल हो। और जैसा आप जानते हैं, मेंस के अलग अलग पेपर का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसके अलावा प्रीलिम्स तो है ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तो आज का हमारा सेशन 41 का जो पहला एडिटोरियल है वो आपके सामने है, सर्कमस्क्रिप्शन। तो यू आर सर्कमस्पेक्ट व्हेन यू आर वेरी वेरी केयरफुली लुकिंग एट सिचुएशन फ्रॉम ऑल द एंगल। सर्कमस्क्रिप्शन का मतलब होगा आपने एक रेखा खींच दी जिसके बाहर अब कोई जा नहीं सकता है। प्रीलिम्स, GS2, GS3 ऐसे में ये आपके लिए यूजफुल होगा। द स्टोन पेल्टर्स ऑफ कश्मीर गेट अ न्यू डील। तो कश्मीर के बहुत सालों पुराने पत्थरबाजों के लिए सरकार को अचानक से उनकी याद आ गई है। भारत में हम सभी जानते हैं कि आपको भले ही पासपोर्ट चाहिए हो या सरकारी नौकरी चाहिए हो या विदेश जाने की इच्छा है जिसके लिए पासपोर्ट, तो सबसे बड़ी शर्त होती है भैया पुलिस वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी क्लियरेंस। इसके बिना तो आपको ना नौकरी मिलेगी, ना विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बना सकते हैं। कश्मीर में अचानक से पिछले 7 से 10 दिनों में पुलिस ने अब कुछ बिल्कुल ही कड़े नए इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं। पुलिस का ये कहना है कि भाई, जितने भी लोगों ने स्टोन पेल्टिंग और स्ट्रीट प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया पिछले कई सालों में, अब हम उन लोगों को चुन चुन के पकड़ेंगे और उनको सिक्योरिटी क्लियरेंसेस देंगे ही नहीं। काफ़ी कड़ा डिसीजन है। सरकार सिर्फ हवाई बातें करती दिख नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सबूतों को इकट्ठा करेगी और ऐसे बहुत सारे यंग लोगों को अब रडार पे लेने की तैयारी जम्मू और कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन ने कर ली है। शायद ऐसा लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे युवा 20,000 से ज़्यादा हो सकते हैं 2008 के बाद के 10 सालों में, जिनको अब न विदेश जाने का मौका मिल पाएगा और ना ही उनको सरकारी नौकरियों में कहीं तवज्जो मिलेगी। तकनीकी रूप से सरकार ऐसा लगता है कि कानूनी ग्राउंड पर तो ठोस खड़ी है, क्योंकि जो पासपोर्ट एक्ट की धारा 6(2) है, उसमें ऐसे कारण वैलिड माने जाते हैं पासपोर्ट जारी नहीं करने के। क्यों? क्योंकि जिसने ऐसा किया, पत्थर फेंके या स्ट्रीट प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, लॉजिक ये कह रहा है वो देश की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता के लिए बहुत भयंकर खतरा बने हुए हैं। लेकिन अगर ऐसे लोगों को लगता है कि अन्याय हुआ, तो वो ट्रायल कोर्ट में जाके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की मांग कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि एक तरफ सरकार इतनी तेजी से स्क्रू कसने में लगी हुई है, दूसरी तरफ वही सरकार दोस्ती का हाथ कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के सामने बढ़ा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव तो कंडक्ट करवाने ही पड़ेंगे 5 अगस्त 2019 के डिसीजन के बाद। और ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है कि जब दूसरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो इस तरफ इतना कड़ा कदम उठाया। या तो शायद गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रैटेजी, या लुकिंग टफ वाला जो एक फील है वो कमज़ोर ना हो, उसके लिए किया जा रहा होगा। अब ये तो कोई कह नहीं सकता किस लिए। जो मांग थी वो बड़ी साफ थी जब पॉलिटिकल पार्टीज मिली थी कि भाई, आप पहले जो राज्य का दर्जा है उसको फिर से स्थापित कर दीजिए, रिस्टोर द स्टेटहुड। उसके ऊपर मोदी सरकार ने यह जवाब दिया था कि भाई पहले चुनाव हो जाएं, उसके बाद स्टेटहुड देखेंगे, मतलब उसको भविष्य में धकेल दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद थी कि कुछ पॉलिटिकल प्रोसेस, जेन्युइन ग्रासरूट पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू तो होगी। वैसे आपको याद होगा एक स्थानीय पार्टी बनाने की, जिसको कहते हैं किंग्स पार्टी, बनाने की कोशिश भी हुई थी, लेकिन वो बुरी तरह से विफल हो गई, जैसा कि वो डिस्ट्रिक्ट के चुनावों में दिखा था। अब जो नया पुलिस का सर्कुलर आया है वो युवाओं में जो है राज्य के प्रति अलगाव की स्थिति और भड़का सकता है, ऐसा हिंदू के एडिटर का कहना है। वही फीलिंग जिसकी वजह से 2008-9-10 में काफ़ी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, और जब आतंकवादी बुरहान वानी की वहाँ पर पुलिस एनकाउंटर और आर्मी से एनकाउंटर में फाइनली
उसकी मौत हुई थी, उसके बाद जो वेव ऑफ डिसअफेक्शन फैला था बहुत व्यापक स्तर पे, वो फिर से शुरू ना हो जाए। लेकिन इस बार तो सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी अलग है। तो हिंदू का एडिटर कहता है कि अगर सरकार वर्तमान में जो गेन्स हैं उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, तो ये भावना वहां के लोगों में आना कि हमारे साथ फिर से धोखा हुआ और कलेक्टिव पनिशमेंट मिला, अगर इसको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का पहला एडिटोरियल एनालिसिस जो 4 अगस्त का है। The new norms on rigorous security clearances for stone pelters and troublemakers, quote unquote, in Kashmir from earlier years is an interesting phenomenon given the recent political outreach by the central government. मतलब दोनों तरह से सरकार जो है आगे बढ़ रही है। पीछे बोर्ड पे लिखा है जियो धन धना धन। प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी की अपकमिंग बैच में। बस कुछ ही दिनों में बैच शुरू हो जाएगी। आपने हमारी टीम से बात की ही होगी, नहीं की है तो आज के आज कर लीजिए और इस कोर्स की पूरी जानकारी लीजिए। ये आपके लिए परफेक्ट कोर्स है भैया, इसको मिस मत करना, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ज्वाइन करें और आपको पूरा 360 डिग्री सपोर्ट मैं और मेरी टीम प्रोवाइड करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे साथियों, आज का हमारा दूसरा लेख जो है वो थोड़ा सा दिल दहला देने वाला लेख है। प्रीलिम्स GS2, GS3 और ऐसे में यूजफुल होगा। पॉवर्टी इज राइजिंग इन इंडिया वंस अगेन। देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत ने 1974 के बाद से लगातार 2011-12 तक गरीबी को गिराने में सफलता हासिल की थी। आज अगर हमारे नए इस तरह के एडिट्स आते हैं, स्टडीज आती हैं जो हमें ये बताती हैं कि भारत में अब गरीबी फिर से बढ़ने लग गई है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और अब तो ये पैंडेमिक के पहले की कहानी है, पैंडेमिक के बाद तो ये और एक्सीलरेट हो जाएगा। आइए दोस्तों, तकनीकी है काफ़ी, मैं इसको बहुत सरल आपके लिए करने की कोशिश करूंगा। और वैसे यूपीएससी में तो ये पूरा ऐसा कैसा आता ही है, तो ये तो 100% एग्जाम ओरिएंटेड है भैया, ठीक है, समझ लो। भारत के पास 2011 के बाद से अभी तक, 11-12 के बाद से अभी तक का कोई भी CES का डेटा है ही नहीं, यानी उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आंकड़े 2011-12 के बाद से भारत सरकार ने करवाए ही नहीं। और हर 5 साल में होने वाला सर्वे जो NSO ने किया था 2017-18 में, उसके आंकड़े थोड़े चिंताजनक थे। सरकार ने उस रिपोर्ट को ही पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो लीक हो गई थी। अब जो अगली रिपोर्ट आ रही है वो 2021-22 में आएगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की, जिसके रिजल्ट दिसंबर 2022 तक आएंगे। तो हमें तब तक भारत में गरीबी का कोई पक्का ठोस अनुमान ही नहीं मिलेगा। आप सोचिए, 2011-12 के बाद से अभी तक कोई ठोस अनुमान ही पॉवर्टी का नहीं है भारत में, और नीतियां बनती जा रही है। मजेदार परिस्थिति है भाई साहब। अब जब दिसंबर 2022 में ये आंकड़े आएंगे, वो तो तब आएंगे, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन एक चीज अभी बहुत साफ है कि मार्च 2020 में हमारे यहाँ महामारी के आगमन से पहले के 9 तिमाहियों में ही इकोनॉमी का स्लोडाउन तो हो चुका था। पहले क्या होता था, 1973 से 2011-12 तक हर 5-5 साल में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे होते थे, रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण। उसमें क्या होता था कि वो रोजगार के सारे सवाल जवाब करने के साथ साथ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इकट्ठा कर लेते थे। तो वो हर घर में किस प्रकार से उपभोक्ता व्यय किन चीज़ों पर हो रहा है, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल वगैरह वगैरह, वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होता था। जब भारत सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट सर्वे को रिप्लेस किया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से, ये इसका पहला राउंड 2017-18 में हुआ था, उसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डिटेल थोड़ा सा कच्चा हो गया। ये मैंने पिछले कुछ दिनों के एडिट में कवर किया था। इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होती है इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी? शेयर इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा से जो नीचे हैं वो डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो वो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी हो जाएगा। और उसी से टोटल नंबर ऑफ पुअर भी आप ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो जो लेटेस्ट एनालिसिस है वो ये कहती है कि भैया पॉवर्टी जो है वो भारत में सतत रूप से गिरती चली आई थी। ये 2011 कर लीजिएगा इसको। पॉवर्टी जो है 1973 से 2011 तक लगातार गिरी थी। पहले थी 54.9, फिर हुई 44.5 83-84 में, फिर हुई 36% 93 में, और फिर 2004 में हुई 27.5। मतलब ये कंटिन्यूसली गिरती चली जा रही है। और ये जो कैलकुलेशन हुए थे ये प्रोफेसर लकड़ावाला कमेटी के सजेशन पे हुए थे। तो वो जो लकड़ावाला पॉवर्टी लाइन थी वो काफ़ी एक रिगरस कैलकुलेशन माना जाता था, लेकिन वो तेंदुलकर लाइन से नीचे थी। अब 2011 के बाद क्या हुआ, भारत में जो गरीबी रेखा का पूरा मूल्यांकन और आकलन होता है वो
इकोनॉमिस्ट सुरेश तेंदुलकर साहब की बताई रेखा के हिसाब से किया जाने लगा। समझ में आ गया आपको? और ये जो लकड़ा वाला कमेटी थी उससे हायर लाइन थी, बेसिकली पॉवर्टी लाइन को रेस कर दिया गया एज पर दी तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेशन। उसके बाद क्या हुआ, भारत में पॉवर्टी की रेखा जो है ऊंची चली गई थोड़ी सी, और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड पे आ गई। वर्ल्ड बैंक उस वक्त बोलता था दिन में जो 1.09 पर पर्सन पर डे का कंजम्पशन है उससे कम वो गरीब है। आज वो $1.9 पर पर्सन पर डे मानता है। दिस आर्टिकल प्रेजेंट्स डेटा ऑन पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन तेंदुलकर एंड डेटा फ्रॉम PLFS इज कॉन्फिडेंटली यूज्ड। तो ये कहते हैं कि भाई पूरा हमने जो एनालिसिस किया है सब जोड़ के आपको फाइनल नेट समरी बता रहे हैं लंबे चौड़े सर्वेश की। स्टनिंग ऑब्जर्वेशंस। वो बोलते हैं कि भैया हमारा तो दिल ही दहल गया। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द पॉवर्टी एस्टिमेट्स बिगैन इन इंडिया, भारत में गरीबी 2011-12 के बाद बढ़ रही है। दूसरा, बाय 2019-20 पॉवर्टी रूरल अर्बन दोनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई और रूरल में 25 से 30% हो गई। तीसरा, टोटल नंबर गरीबों का अब बढ़ चुका है और भारत में जहां ये गरीब 2011-12 में 21 करोड़ 70 लाख थे, आज 27 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग, और अर्बन क्षेत्रों में हो गए 7 करोड़ 10 लाख। तो टोटल इंक्रीज जो है एब्सोल्यूट पुअर में 7 करोड़, मतलब पिछले कुछ सालों में 7 करोड़ भारतीय बिल्कुल नए नए गरीब बने हैं। ऐतिहासिक तथ्य क्या कहते हैं, 73 से 93 तक टोटल पुअर एकदम कांस्टेंट था 3 करोड़, जबकि आबादी बढ़ रही थी, मतलब एक्चुअली इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी वाज रिड्यूसिंग। फिर 93 से 2000 तक गरीबी घट गई 1.8 करोड़ से, और घट के 30 करोड़ 20 लाख लोग गरीबी के नीचे थे, क्योंकि जीडीपी फिर भी ठीक ठाक काम कर रहा था। अब 2012-13 से 2020 तक गरीबों की संख्या ही बढ़ गई है। आप याद करेंगे 2004 से 2012 में भारत में गरीबों की तादाद 13 करोड़ 30 लाख से गिर गई, मतलब हर साल लगभग 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, लोअर मिडिल क्लास में आ गए, क्योंकि जीडीपी इतना तेजी से बढ़ा। इस समय में 2004-05 से लेकर 2011-12 तक मोटे मोटे तौर पे 8% पर एनम का रियल जीडीपी ग्रोथ रहा। रियल की बात कर रहा हूं, नॉमिनल की नहीं। वो रेट उसके बाद कभी आया ही नहीं। तो अब इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी दोनों क्यों बढ़ रहे हैं? ऑथर कहते हैं कि हमने पूरा एनालिसिस किया है और हमको समझ में आ गया है, नवंबर 2016 का नोटबंदी का कार्यक्रम और 2017 जुलाई का फटाफट हड़बड़ी में जीएसटी को रोल आउट करना, इसने भारत के पूरे असंगठित क्षेत्र के लाखों कंपनियों, फर्मों और पार्टनरशिप्स वगैरह कंपनियों पर और करोड़ों वर्कर्स पर बहुत बुरी मार मारी है। अनऑर्गेनाइज सेगमेंट हमारा मुश्किल में आ गया और हमारे जीडीपी के जो 4 इंजन होते हैं वो काफ़ी हद तक साइलेंट हो गए। क्या प्रूफ है उसका प्रूफ ये है कि जीडीपी जनरली स्लो ही रहा है पैंडेमिक आने से पहले ही। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हमारे जीडीपी के टोटल हिस्से का 60% होता है, वो 2014-15 में जहां जीडीपी का 31% का ग्रोथ हो रहा था, वो उसके बाद 28% पर ही आ गया 2019-20 में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उसमें एक साइलेंट फिस्कल क्राइसिस चली रही है। एक्सपोर्ट जो हैं $315 अरब 2013-14 में थे और उसके बाद से 8 साल तक $300 अरब पे फिक्स हैं। इस साल शायद वो $400 अरब हो जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और पीयूष गोयल ने 5 साल में $1000 अरब का टारगेट रखा, भगवान करे पूरा हो जाए। और कंजम्पशन ओवरऑल गिरा है, हाउस होल्ड सेविंग्स गिरी हैं, जॉबलेसनेस बढ़ी है, रियल वेजेस बढ़े नहीं हैं। तो ट्रेंड्स भारत के लिए बिल्कुल क्लियर हैं। कोविड शुरू हुआ तभी तक गरीबी बहुत तेजी से बढ़ी थी। कोविड ने उसके बाद गरीबी को और भयानक एक्सेंचुएट किया होगा। तो सरकार जो है, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, फिस्कल सपोर्ट दे, अन्यथा आगे चलकर जीडीपी ग्रोथ में बहुत दिक्कत आएगी। 10-15% आबादी अच्छा करेगी, लेकिन बाकी के लोग जो हैं बेचारे तरस जाएंगे ग्रोथ के लिए। रिवर्सिंग डेकेड्स ऑफ गेन्स बोथ द इंसिडेंस ऑफ पार्टी एंड एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया इज राइजिंग, विच रिक्वायर्स अर्जेंट पॉलिसी अटेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। आ गया समझ में? इसके ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट थ्रेड में लिखिए, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइए। और आपको क्या लगता है, गरीबी बढ़ रही है या घट रही है? आपके पर्सनल लाइफ में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सिनेरियो चल रहा है, आपके परिवार में क्या सीन है, जरूर शेयर कीजिएगा। अमेरिका अपनी ग्लोबल लीडरशिप को फिर से रिक्लेम कर रहा है। प्रीलिम GS2 ऐसे में ये बहुत काम आ सकता है। बहुत बढ़िया लेख है, आइए समझते हैं कि अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया कि ऑथर इतना खुश हो रहा है। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे ऑथर कहते हैं अमेरिका बहुत तेजी से अपना पूरा फोकस बदल रहा है।
अफगानिस्तान छोड़ के वो भाग खड़ा हुआ, लिटरली भाग ही खड़ा हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद बाइडन को गलती का एहसास तो हुआ है। अब आप मुझसे पूछोगे आपको कैसे पता, देखिए अभी हाल ही में जो एयर अटैक किए हैं तालिबानी पोजीशंस पे, वो शायद इस बात का संकेतक हैं कि बाइडन को भी ये रियलाइज तो हो रहा है कि पूरी तरह छोड़ के जाना मतलब 20 साल में $1 ट्रिलियन को आग लगाने वाले काम हो जाएंगे। एनीवे, दूसरा, अमेरिका इराक से भी बाहर निकल रहा है, जहां जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने अपने पप्पा जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए लाखों लोगों को मार डाला था। और अब पूरा फोकस अमेरिका का मैरीटाइम एशिया की तरफ आ गया है। प्रेसिडेंट बाइडन ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा फोकस, वैसे उनका फोकस एक तो क्लाइमेट चेंज है और दूसरा चाइना है, लेकिन इनकी जो टॉप टीम है इंडो पैसिफिक के सारे देशों में पिछले 3 महीने से लगातार चक्कर लगा रही है। पहले बात करते हैं पूर्वी एशिया और ओमान की। तो जो इनके उप विदेश मंत्री हैं मैडम वेंडी शर्मन, वो जापान गई, साउथ कोरिया गई, मंगोलिया गई, चाइना गई और एक ही जगह सभी जगह एक ही बात बोली, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी तो उसमें अमेरिका हमेशा बाकी लोगों से कोऑपरेट करेगा, तो आप लोग नियमों से चलो। मंगोलिया में अमेरिका ने इस पूरी तरह से चाइना के साथ अलाइन कंट्री को एक मौका दिया कि वो अमेरिका के साथ भी दोस्ती बढ़ा सकता है। चाइना जाकर अमेरिका के अधिकारियों ने उनको ये सेंस दिया कि भाई कंपटीशन तो अच्छी बात है और कंपटीशन से हमें डर नहीं है, लेकिन हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते, तो आप भी हमसे लड़ाई मत करो। उसके बाद जो इनके रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन, वो सिंगापुर, वियतनाम और द फिलीपींस गए और वो सभी जगह उन्होंने अमेरिका के डिफेंस प्रेजेंस को फिर से सुनिश्चित कर दिया। सुनिश्चित क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो महान राष्ट्रपति ट्रम्प थे, आई एम द बेस्ट, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हर जगह से अमेरिका को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। तो सारे एलाइज ये सोच रहे थे कि यार अब तो हमें खुद ही अपना देखना पड़ेगा, लेकिन इसलिए अब ये फिर से रीइंफोर्स कर रहे हैं। वहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने ये कहा कि बीजिंग की ये जो समुद्री दावे हैं 9 डैश लाइन और ये सब, क्या होता है 9 डैश लाइन बता दो भैया कमेंट में, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून में अप्रूव थोड़ी है। और अमेरिका जो है वो डरता नहीं है चाइना से, और ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के लाल लाल आंखें करके हम डरा देंगे उसको, ये बोल के आए वो वहाँ पे। सिंगापुर और वियतनाम दोनों पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहे हैं अमेरिका के साथ ज़्यादा कोऑपरेशन करने के लिए, जो एक बहुत अच्छी बात है। द फिलीपींस हैज ऑल्सो अग्रीड टू रिस्टोर द विजिटिंग फोर्सेस अग्रीमेंट। बेसिकली अमेरिका के सैनिकों के लिए, सेना के लिए लीगल फाउंडेशन इसी कानून से आती है। फिलीपींस की हिस्ट्री आपको पता है, आज से 100-125 साल पहले क्या कहानी थी? अगर थोड़ा पता हो और अमेरिका का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा तो थोड़ा हमारे साथ भी कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, वो भारत आए, कुवैत गए। भारत में बहुत सारी बातें हुई, हालांकि कोई फाइनल एग्रीमेंट इत्यादि तो नहीं हुआ, और जैसा उन्होंने कहा कन्वर्जेंसेस हैं, डाइवर्जेंसेस हैं, खूब बातें की। जहाँ तक हिंद प्रशांत क्षेत्र का सवाल है उसमें कन्वर्जेंस तो बिल्कुल साफ था और भारत बहुत एक्साइटेड है क्वाड को लेके और इंडो पैसिफिक को लेके, क्योंकि बॉर्डर पे चाइना के साथ जो पंगा चल रहा है उसको देख के भारत का 18 महीने में क्वाड को लेके पूरी तरह से जो उदासीन रुख था अब वो पूरा जोशीले रुख में करके दिखाएंगे, एटीट्यूड में तब्दील हो गया है। आप समझ रहे हैं? हालांकि दोनों ने चीन शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला, अमेरिका के लिए थोड़ी नई बात हो गई। द क्वाड वॉज नॉट मैंशनड एज अ मिलिट्री अलायंस। क्वाड को कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि भैया ये सैन्य गठबंधन है। सभी लोग ये बोल रहे हैं कि क्वाड केवल एक समान सोचने वाले देशों का इंटरनेशनल रूल रीइंफोर्समेंट का प्रयोजन है। तो चाइना इस पे काफ़ी भड़क गया कि ये क्या है, लाइक माइंडेड क्या नॉनसेंस है ये लर्निंग्स। अब इससे कुछ सबक एकदम क्लियर हैं। अमेरिका की जो चीन नीति है और इंडो पैसिफिक नीति है ये बिल्कुल पैरेलल चलने वाली है। अमेरिका चाइना के प्रति टफ है, लेकिन रिश्ते तोड़ के मुंह फुला के घर पे नहीं बैठा है, और चाइना के प्रति अमेरिका को बिल्कुल अब कोई धोखा नहीं है मन में। एडवर्सेरियल, कॉम्पिटिटिव, कोऑपरेटिव तीनों चीज़ें एक साथ चलेंगी। कोऑपरेटिव किस में होगी? क्लाइमेट चेंज को लेके बोल ही चुके हैं बाइडन तो। और अमेरिका जो है चाइना को अपने दोस्तों की मदद से, साथियों की मदद से काउंटर करेगा, अकेले नहीं करेगा। तो अब इस पूरे क्षेत्र के देशों को स्टेप अप करना पड़ेगा अपना गेम अगर पीस और प्रॉस्पेरिटी चाहिए। और अमेरिका और चाइना की उभरती हुई इस शत्रुता के बीच में आपको किसी एक का साथ लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी अ रेटिसेंट बायस्टैंडर। रेटिसेंट यानी शांत खड़ा है, बायस्टैंडर यानी भैया जो देख रहे हैं भीड़ में खड़े होकर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
बहुत बढ़िया एनालिसिस था। आई होप आपको मजा आया। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज अग्रेसिवली पुशिंग द पोस्चर इन इंडो पैसिफिक इज विजिबल फ्रॉम द फ्लरी ऑफ इंटरनेशनल विजिट्स बाय द टॉप टीम मेंबर्स एंड द रोल दैट द कंप्लीट इंडो पैसिफिक पॉलिसी विल प्ले। वो आखिरी के कुछ वर्ड कट हो गए, मैंने यहाँ पे वर्बली आपको बता दिया, पीडीएफ में मैं ठीक कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा तीसरा एनालिसिस। तेजी से चलते हैं आज के चौथे एनालिसिस पे। GS2-3 एसएओ प्रीलिम्स में आपको बहुत यूजफुल होगा। बहुत प्यारा एडिटोरियल है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस का। नॉर्मली हम रिजर्वेशंस को वर्टिकल सेंस में देखते हैं, लेकिन एक बिहार मॉडल है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस का। आइए समझते हैं, एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। प्यारे दोस्तों, क्या कहता है ये एडिटोरियल? एडिटोरियल कहता है बिहार ने हाल ही में 33% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिलाओं के लिए अपने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में घोषित किया है। जब हम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर की बात करते हैं, ऐसे रिजर्वेशन को प्यारे दोस्तों आप वर्टिकल रिजर्वेशन नाम दे सकते हैं। लेकिन जब आप किसी ऐसे मेंबर को देते हैं, ऐसी कैटेगरी को कि जो इन सब कैटेगरीज में मौजूद है, जैसे कि महिलाएं, जैसे कि वेटरन्स, जैसे कि ट्रांसजेंडर्स, जैसे कि हैंडीकैप्ड एंड डिसेबल्ड, वो एससी भी हो सकते हैं, एसटी भी हो सकते हैं, ओबीसी भी हो सकते हैं, ईडब्ल्यूएस, तब उसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। आपको बात समझ में आ गई? टोटल रिजर्वेशन जो है बिहार के शिक्षा संस्थानों में 60% हो गया है, और अभी जो लेटेस्ट रिजर्वेशन वुमेन के लिए है वो इसका हिस्सा है, एडिशनल नहीं है, 60 के अंदर है। अभी हाल ही में जो अनाउंस हुआ 33%, ठीक है, वही खबर है। तो इसका क्या मतलब होगा? अगर मान लीजिए औसतन 100 सीटें हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के सदस्यों के लिए, तो उसमें से 33 सीटों को जो है शेड्यूल्ड ट्राइब की महिलाओं के द्वारा भरा जाना कंपलसरी है। तो क्या यह संवैधानिक रूप से मान्य है? आर्टिकल 15(3) जो है संविधान का, वो सरकारों को विशेष प्रावधान महिलाओं और बच्चों के लिए बनाने की ताकत देता है। अच्छा है, क्योंकि भारत में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसको इन्होंने FLFP नाम दिया है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, उसको दूसरे तरीके से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR ऐसा भी देखा जा सकता है। यानी महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर ये कंटिन्यूसली भारत में गिरती जा रही है। दोस्तों, आपको जान के झटका लगेगा, 2005 में जहां ओवरऑल भारत में कामकाजी आयु की 32% महिलाएं काम करती थीं, वो नंबर अब 20% हो चुका है और लगातार घट रहा है, और कोविड के बाद तेजी से गिर गया है। दुनिया में जो सबसे बॉटम के 10 या 15 देश हैं महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी, उसमें भारत आ गया है। कैन यू बिलीव इट? बहुत सारे अरब देश हमसे आगे हैं इस मामले में, और बांग्लादेश तो हमसे बहुत आगे है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में। इजंट इट अ वेरी शॉकिंग स्टैटिस्टिक? यही सच्चाई है भैया, और इसलिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से फायदा होगा। महिलाएं वर्कफोर्स में आगे आएंगी, उसके 3 बड़े स्पष्ट लाभ हैं। उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा, उससे उनका सोशल एम्पावरमेंट होगा, और भारत का जीडीपी बढ़ेगा। ये 3 लाभों को तो कोई इंकार कर ही नहीं सकता। बिहार में जो है प्यारे दोस्तों, आंकड़े तो इतने भयंकर हैं, केवल 6.5% शहरी महिलाएं और 4% ग्रामीण महिलाएं जो है वो कार्यरत हैं। अखिल भारतीय फिगर हैं 20.4 एंड 24.6। तो ये जो फीमेल लेबर फोर्स का रेट है, इसमें अनपेड वर्क तो आता ही नहीं है, या जो जाति व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है महिलाओं को काम में आगे आने से रोकने में, वो भी इसमें काउंट नहीं होता। जैसे कि दुकान की मालिक जो है वो महिला नहीं हो सकती। ऐसे सदियों की जो परंपराएं चल रही है महिलाओं को दबाने कुचलने की, वो आज भी अपनी तरह से जीवंत हैं। हालांकि अब तो बहुत सुधर गया पहले से। 1992 में लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे, तब उस वक्त स्टेट ने मेंस्ट्रुअल लीव का कॉन्सेप्ट शुरू किया था सरकारी सेवाओं में। बड़ा पॉजिटिव प्रोग्रेसिव स्टेप था। 2006 में नीतीश कुमार जी बने, उन्होंने 50% सीटें महिलाओं के लिए पंचायती राज्यों में सुरक्षित करवा दी, आरक्षित करवा दी। हालांकि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो PV नरसिम्हा राव जी की सरकार 92 में लाई थी, उसमें 1/3 की बात थी, लेकिन इन्होंने 50% किया। ये अलग बात है कि इन महिलाओं के जो ये पंच बने, सरपंच बने, इनके पतियों ने, बेटों ने और इनके पिताओं ने सरपंच पति, सरपंच पुत्र और सरपंच पिता बन के सब गुड़ गोबर कर दिया। ये केवल भारत में होता भैया ऐसा। वो महिला अगर पंच बनी या सरपंच, तो उसका पति, बेटा या पिता वो सब कुछ करता, महिला बाहर नहीं आती है। तो कानून बना के भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? आपके क्षेत्र के पंचायतों में क्या परिस्थिति है, बताइएगा हमें। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ हम ये देखते हैं कि 2013 में सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में 50% रिजर्वेशन और पुलिस में 35% रिजर्वेशन कर दिया। बिहार की बात हो रही है। तो उससे क्या हुआ? पुलिस में महिलाओं की संख्या एकदम से बढ़ गई। 2006 में
महिलाओं के लिए, स्कूली बालिकाओं के लिए साइकिल की स्कीम आई 9वीं 10वीं में, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, तो अचानक से स्कूलों में महिलाओं की यानी कि बच्चियों की संख्या बढ़ गई, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब करते हुए भी आज बिहार में और ओवरऑल दूसरे कई राज्यों में भी फीमेल लिटरेसी कम है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो बहुत ही कम है। एक बहुत बड़ा कारण ये है कि महिलाओं के लिए मैट्रिकुलेशन और ग्रेजुएशन के बाद नौकरियां मिल नहीं रही हैं भारत में। नौकरियां तो वैसे सभी के लिए दिक्कत है, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा, और एक बहुत सीधा सा कनेक्शन महिलाओं के साथ और लड़कों के साथ भी है। बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो नौकरियां बहुत कम मिलती हैं। ये एक बड़ी अजीब प्रॉब्लम है भारत में भी। इसको रिजॉल्व करने के लिए सरकार क्या कर सकती है बिहार की और पूरे भारत की राज्य सरकारें? हेल्थ में, पुलिस फोर्स में, टीचिंग में, दूसरे डिपार्टमेंट्स में जितनी वैकेंसीज हैं उनको फटाफट भरो। उसमें से 35 जाएगी विमेन को परसेंट। जब ज़्यादा महिला काम करेंगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी, सभी का भला होगा, और सारे राज्य एक साथ करेंगे तो भारत में जेंडर डिस्पैरिटी बहुत जल्द हम समाप्त कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत फायदा हुआ, एग्जाम में बहुत काम आएगा। द टाइम इज राइट फॉर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस इन इंडियन स्टेट्स टू नॉट ओनली इंश्योर सोशल जस्टिस दैट रिजर्वेशंस नेचुरली डू, बट ऑल्सो टू हेल्प अपलिफ्ट वुमेन इन अ डेस्परेट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सिनेरियो। प्यारे साथियों, आपकी क्या राय है हमारे साथ शेयर कीजिएगा। राज्यसभा और लोकसभा से अलग अलग कानून शोर शराबे के बीच धड़ल्ले से पास होते चले जा रहे हैं। बड़ी मजेदार स्थिति है लोकतंत्र की। इब्राहिम रईसी जो एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव क्लरिक हैं, वो ईरान के राष्ट्रपति बन गए हैं, और अली खामेनाई साहब जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, वो उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं, जो एक्चुअली अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो मॉडरेट थे हसन रूहानी, ऐसे सारे लोगों का इलेक्शन में पत्ता एडवांस में साफ करके इब्राहिमी साहब जो हैं वो आगे आए हैं। तो इब्राहिम रईसी साहब का जो उदय हुआ है वो बड़े उल्टे पुल्टे तरीके से हुआ है, जो आने वाले समय के लिए शायद एक अच्छा सिग्नल नहीं है। पार्लियामेंट का फिनेंस पैनल ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक बहुत अच्छा कानून जो मोदी सरकार ने बनाया था 2016 में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, अब वो अपनी राह भटक चुका और उसमें बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है। भारत का स्टॉक मार्केट नित्य नए आयाम छू रहा है, आकाशों की ऊंचाइयों को छू रहा है। ये तो काम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे करते हैं, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स दोनों अनाप शनाप बढ़ते जा रहे हैं। उसके पीछे 5 कारण एक साथ काम कर रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कौन से वो 4 या 5 बड़े कारण हैं कि भारत के स्टॉक मार्केट आसमान में है जबकि इकोनॉमी नीचे ज़मीन पर है? राजनीति अचानक से बहुत गर्म हो गई है और जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं वो बड़े मेन स्ट्रीम होते चले जा रहे हैं। बहुत भयानक इस तरह के रेप और मर्डर ऑफ चिल्ड्रन के जो केसेस हुए हैं, इन्होंने भारत को समय समय पर बहुत आंदोलित और बहुत उद्वेलित किया है, लेकिन ये केसेस कम नहीं हो रहे हैं। तो इसमें एक और क्रिमिनल जस्टिस या क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का बड़ा अच्छा इंसाइट है। केवल डेथ पेनल्टी लगा देने से अपराधी अपराध करना बंद नहीं करता है। पूरे समाज की जागरूकता ही बहुत आवश्यक है। साथियों, हमारे साथ जुड़िएगा, बहुत अच्छे कोर्सेस हमारे आ रहे हैं। आई होप आपका साथ हमें यहाँ भी मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपसे सेशन 42 में फिर भेंट करेंगे। आज की जो डाउनलोड लिंक हमने आपको दी है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, आपके लिए छोटा सा तोहफा है, आपको मज़ा आएगा जब आप देखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, जय हिंद।